नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जिस इंडियन आर्मी अग्निवीर योजना पर नेपाल सरकार ने सवाल उठाए थे, आज उसी को लेकर नेपाल में गोरखा सैनिक सड़कों पर क्यों उतर आए। पोखरा से उठी एक आवाज ने भारत नेपाल संबंधों की पुरानी कहानी को फिर से चर्चा में ला दिया है। पूर्व गोरखा सैनिकों का कहना है कि अगर विकल्प गल्फ देशों में मजदूरी करने का है तो इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनना कहीं बेहतर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जिस भर्ती को लेकर नेपाल में आपत्ति थी, आज उसी भर्ती की मांग क्यों हो रही। क्या नेपाल के हजारों युवाओं के लिए इंडियन आर्मी गल्फ से बेहतर रोजगार विकल्प बन गई है। क्या करीब 200 साल पुरानी गोरखा रिक्रूटमेंट फिर शुरू हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ नौकरी की मांग है, इसके पीछे भारत और नेपाल के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव छिपा है। आज की कहानी इसे पूरे रहस्य को आसान भाषा में समझने में करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिले। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि मैंने कई बार आपसे कहा है कि आपका साथ जब मिलता है तो मेरा मनोबल और भी ज्यादा ऊंचा। तो केवल चैनल को सब्सक्राइब करने तक ही सीमित मत रहिए, आप अपने विचारों को भी कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। वार्तालाप होती रहनी चाहिए, कुछ मैं कहूं कुछ आप कहें, दो चार शब्द मेरे हों दो चार शब्द आपके हों, तो कहते रहिए। इससे थोड़ा सा माहौल खुशनुमा बना रहता है। और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और ये जरूर बता दीजिए कि कहां से जुड़े हैं आप, किस शहर से, किस स्थान से आप मुझे देख रहे हैं। टॉपिक है नेपाल में क्यों उठा ये मांग, हमें इंडियन आर्मी चाहिए, गोरखा सैनिकों का बड़ा बयान। और यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, नेपाल का एक शहर है, पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है, नाम है पोखरा। पोखरा में हुआ क्या ये जानना जरूरी है। नेपाल के पोखरा में पूर्व गोरखा सैनिकों और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग काफी सीधी है, नेपाल के युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती का रास्ता फिर से खोला जाए। लेकिन सवाल यह है कि इस मांग की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। साथियों, दरअसल नेपाली युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती का मुद्दा पिछले कुछ समय से अटका हुआ है। इसी बीच पूर्व गोरखा सैनिकों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन किया और 2 बिंदु वाला ज्ञापन भी जो है वो सरकार को दिया। प्रदर्शनकारियों का तर्क काफी दिलचस्प है। उनका कहना है कि अगर नेपाली युवाओं के सामने रोजगार के लिए विदेश ही जाने का विकल्प है तो इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनना गल्फ देशों में जाकर काम करने से बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि यहां सिर्फ कमाई की बात नहीं, यहां बात है सम्मान की, सैनिक पहचान की, प्रशिक्षण की और सबसे महत्वपूर्ण भविष्य की। यानी पोखरा में उठी यह हवा सिर्फ कुछ पूर्व सैनिकों की मांग नहीं है, इसके पीछे नेपाल के हजारों युवाओं का रोजगार और करियर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अब असली सवाल आता है कि जब गोरखा भर्ती की इतनी पुरानी परंपरा है तो आखिर नेपाली युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती क्यों रुकी। और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी, जिसे हम अग्निपथ योजना के नाम से जानते हैं। गोरखा और इंडियन आर्मी का रिश्ता इतना खास क्यों है, इसे भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, इसके लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना होगा, क्योंकि गोरखा और इंडियन आर्मी का रिश्ता आज से नहीं बना है। इसकी कहानी करीब 200 साल पुरानी है। गोरखा सैनिकों की बहादुरी और युद्ध कौशल की पहचान ब्रिटिश दौर से ही बननी शुरू हुई। ब्रिटिश भारतीय सेना में बड़ी संख्या में गोरखा सैनिकों की भर्ती हुई और धीरे धीरे गोरखा सैनिक अपनी बहादुरी और अनुशासन के लिए पहचाने जाने लगे। फिर आया साल 1947, भारत आजाद हुआ और इसके बाद भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। और इसी व्यवस्था के तहत नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना में अपनी सेवा जारी रखते हैं। समय के साथ साथ गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की एक खास पहचान बन गई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, गोरखा और इंडियन आर्मी का रिश्ता सिर्फ बंदूक, वर्दी और युद्ध तक सीमित नहीं है। इनका जुड़ा हुआ जो साथ है वो सम्मान, अनुशासन और परंपरा, और सबसे बड़ी बात पीढ़ियों से चली आ रही सैन्य सेवा है। नेपाल के कई इलाकों में ऐसे परिवार रहे हैं जहां एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी भी भारतीय सेना में जाती रही। दादा सैनिक रहे हैं, पिता सैनिक रहे हैं और बेटा भी सैनिक बनने का या सैनिक में जाने का सपना देखने लगा। इसलिए कई नेपाली परिवारों के लिए इंडियन आर्मी की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, यह सम्मान, पहचान और परिवार की परंपरा का हिस्सा बन चुकी है। शायद यही वजह है कि आज जब पूर्व गोरखा सैनिक भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती की मांग कर रहे हैं तो इस मुद्दे को सिर्फ एक रोजगार योजना के रूप में देखना अधूरा होगा। इसके पीछे करीब 2 सदियों की एक ऐसी कहानी है जिसने भारत और नेपाल के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखा।
लेकिन अब सवाल यह है कि जब रिश्ता इतना पुराना है और मजबूत था तो 2022 में के बाद गोरखा भर्ती में ऐसा क्या बदल गया कि नेपाली युवाओं के लिए इंडियन आर्मी का दरवाजा ही रुक गया। और यहीं से कहानी पहुंचती है अग्निपथ योजना के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही। 1825, 57, 1947, 62, 99, 2024, 200 साल पुराना गोरखा रिश्ता भारत के साथ। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय, जब मैं गोरखा के ऊपर बात करता हूं साथियों, तो मेरे आंखों के सामने कारगिल का पूरा युद्ध दिखने लगता है। किस प्रकार से कारगिल के युद्ध में गोरखा जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मतलब अभी आप जान भी रहे होंगे कि ऑपरेशन सफेद सागर एक वेब सीरीज भी आई है जहां कारगिल की सारी घटनाओं के बारे में बताया गया। तो ये सब देखकर सुनकर भी अभी हम लोगों ने ऑपरेशन विजय भी मनाया कारगिल के उपलक्ष्य में। तो कहीं ना कहीं अंदर ये फील होने लगता है, अंदर कहीं ना कहीं जज्बात जो आने लगते हैं। और जब गोरखा के ऊपर मैं टॉपिक कर रहा हूं आज, अभी या इसके पहले मैंने 2 वीडियो गोरखा के ऊपर बनाए हैं, तो अंदर से आप नहीं समझ सकते हो कि किस प्रकार का सम्मान आता है। और सम्मान को मैं शब्दों के माध्यम से बयां कर ही नहीं पाता। और यही कारण है कि जब मैं नेपाल के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो कई लोग, कई व्यूअर्स जो है वो काफी पक्ष में बात करते हैं, कई व्यूअर्स विपक्ष में भी बात करते हैं, लेकिन मेरे मुंह से कभी भी एंटी नेपाल या एंटी कभी कोई बात ही नहीं निकलता। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा कारण है साथियों, वो कारण गोरखा है। क्योंकि मेरी नजर में जब मैं नेपाल को देखता हूं तो ये वीर जवान जो हैं वो मुझे नजर आते हैं। और मैं हर नेपाली को इसी प्रकार से, क्योंकि मेरे दिमाग में नेपाल का मतलब गोरखा और गोरखा का मतलब हमारी आर्मी, तो कहीं ना कहीं ये बना हुआ है सम्मान। इसलिए मैं जो है वो एक अलग तरीके से जो है वो सारा का सारा चर्चा करता हूं। लेकिन हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। पूरी कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर गोरखा और इंडियन आर्मी का रिश्ता 200 साल पुराना है तो आखिर भर्ती क्यों रुकी। और इसकी शुरुआत हमने कहा कि 2022 से हुई। भारत ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम शुरू की और इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा गया। अब यहां सबसे बड़ा बदलाव समझिए कि अग्निवीर के रूप में सेना में सेवा की अवधि 4 साल रखी गई। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों के बारे में बात हुई थी कि जब इनकी पूरी हो जाएगी तो अग्निवीरों को नियमित सेवा में जगह नहीं मिलेगी। लगभग 25% अग्निवीरों को आगे नियमित सैन्य सेवा में रखने का प्रावधान था, जबकि बाकी अग्निवीरों को सेवा पूरी करने के बाद एक तय वित्तीय पैकेज के साथ बाहर आना होता था। और यही बदलाव नेपाल के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में नेपाली गोरखा युवाओं के लिए भारतीय सेना की नौकरी को एक लंबे समय के सैन्य करियर के रूप में देखा जाता था। कई परिवारों में पीढ़ियों से यही परंपरा चल रही थी। लेकिन अब नई व्यवस्था में सवाल था कि सिर्फ 4 साल और उसके बाद क्या होगा। क्या नेपाली युवा फिर से नेपाल लौटेंगे, उनके भविष्य में क्या व्यवस्था होगी, और क्या नई अग्निपथ व्यवस्था पुराने भारत नेपाल समझौते की भावना के अनुरूप है, जिसके तहत नेपाली गोरखा भारतीय सेना में सेवा कर रहे हैं। यही वे सवाल थे जिन पर नेपाल में चिंता जताई गई। नतीजा यह हुआ था कि अग्निपथ के तहत नेपाली गोरखा युवाओं की नई भर्ती पर सहमति नहीं बन सकी और उसके बाद नेपाल से भारतीय सेना में नई गोरखा भर्ती जो है वो पूरी तरह से रुक गई। यानी कि मामला सिर्फ इतना नहीं था कि भारत ने नई भर्ती योजना शुरू कर दी और नेपाल ने भर्ती रोक दी। इसके पीछे असली सवाल यह था कि 4 साल की नई सैन्य व्यवस्था में नेपाली गोरखा युवाओं का भविष्य क्या होगा। और यही वजह है कि 2022 के बाद यह मुद्दा भारत और नेपाल के बीच एक संवेदनशील विषय भी बना हुआ है। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से आता है। जिस अग्निपथ स्कीम को लेकर नेपाल में सवाल उठाए गए थे, आज उसी अग्निवीर व्यवस्था में भर्ती की मांग नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक क्यों कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदला है। और यही समझने के लिए हमें अब देखना यह होगा कि नेपाल के युवाओं के सामने रोजगार की जमीन पर मौजूद असली विकल्प क्या है। और अब इसे बहुत आसान भाषा में हमें समझना भी है। साथियों, नेपाल के सामने मुख्य समस्या सिर्फ यह नहीं है कि 4 साल की नौकरी क्यों, असली चिंता इससे बड़ी थी। पुरानी व्यवस्था में एक सैनिक लंबे समय तक सेना में सेवा कर सकता था। सेवा पूरी करने के बाद पेंशन और दूसरी सुविधाएं भी उसके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनते थे। यानी सेना की नौकरी सिर्फ कुछ साल की नौकरी नहीं, बल्कि कई परिवारों के लिए लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा का जरिया भी था। लेकिन अग्निपथ ने इस तस्वीर को बदल दिया। नई व्यवस्था में ज्यादातर जवान 4 साल की सेवा के बाद सेना से बाहर हो जाएंगे। और ऐसे में नेपाल में सवाल उठा कि 4 साल बाद वापस लौटने के बाद इन युवाओं का आगे का रास्ता क्या होगा। क्या उन्हें नेपाल में अच्छी नौकरी मिल पाएगी,
क्या उनके सैन्य प्रशिक्षण का इस्तेमाल किसी दूसरे रोजगार में हो सकेगा और क्या उनके परिवार को पहले जैसे आर्थिक सुरक्षा मिल पाएगी। और यही वजह थी कि नेपाल सरकार और वहां के कई लोगों ने इस मुद्दे पर सिर्फ भर्ती शुरू करने के बजाय राजनीतिक चर्चा, स्पष्टता और आपसी सहमति की जरूरत बताई। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पहलू भी आपको ध्यान रखना है और वो है नेपाल का युवा। साथियों, नेपाल के युवाओं के बारे में अगर हम बात करें तो नेपाल का जो युवा परेशान था, वो सरकार किसी नीति को लेकर चिंता कर सकती है, लेकिन जमीन पर खड़ा युवा अपने सामने मौजूद विकल्पों को देखकर फैसला करता है। अगर उसके सामने 4 साल की अग्निवीर सेवा एक तरफ है और दूसरी तरफ विदेश जाकर वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में काम करने का विकल्प, तो वह किसे चुनेगा। और यही सवाल आज इस पूरे विवाद को एक नई दिशा दे रहा है। अब जरा नेपाल के युवाओं की स्थिति को जमीन से आप समझिएगा। नेपाल में रोजगार का सवाल लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। बेहतर कमाई और अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में नेपाली युवा विदेशों का रुख करते हैं। कोई गल्फ देश में जाता है, कोई मलेशिया जाता है, कोई दूसरे देशों में रोजगार तलाशता है। ऐसे में विदेश से आने वाली कमाई नेपाल के बहुत से परिवार की आय का महत्वपूर्ण हिस्सा तो बन जाती है। जब एक नेपाली युवा के सामने विकल्प रखिए तो एक तरफ अपने देश में सीमित रोजगार के अवसर और दूसरी तरफ विदेश जाकर मेहनत मजदूरी करने का रास्ता और तीसरी तरफ सेना में सेवा करने का मौका। तो इसी संदर्भ में पोखरा में प्रदर्शन कर रहे पूर्व गोरखा सैनिकों की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका कहना है कि अगर विकल्प इंडियन आर्मी, अग्निवीर और गल्फ देशों में काम करने के बीच हो तो अग्निवीर को बेहतर विकल्प माना जाएगा, क्योंकि उनके नजरिए से सेना की नौकरी सिर्फ कमाई का साधन नहीं है, बल्कि सम्मान, पहचान, अनुशासन, प्रशिक्षण और सैनिक होने के गर्व का भी विषय है। एक युवा के लिए यह फर्क बहुत मायने रख सकता है कि वह सिर्फ ये नहीं देखता है कि महीने में कितने पैसे मिलेंगे, वह यह भी देखता है कि उसे किस तरह का काम मिलेगा, समाज में उसकी पहचान क्या होगी और आगे उसके पास कौन से रास्ते खुलेंगे। इसलिए पोखरा का यह प्रदर्शन सिर्फ भर्ती खोलो की मांग नहीं है, इसके पीछे नेपाल के युवाओं के सामने खड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है कि रोजगार के लिए बाहर जाना ही है तो ऐसा रास्ता क्यों ना चुना जाए जिसमें कमाई के साथ सम्मान, प्रशिक्षण, एक मजबूत पहचान भी मिले। और यहीं से मुद्दा सिर्फ नेपाल की रोजगार समस्या का नहीं, भारत और नेपाल के पुराने गोरखा संबंधों से जुड़ जाता है। और यह बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है कि इस पूरी कहानी को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता है कि नेपाल के लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं, इसलिए अब सारी समस्या खत्म हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं साथी, क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था को लेकर भी कई बड़े सवाल हमें देखने को मिलते हैं। क्या नेपाल लौटकर उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, इस पर हमने चर्चा जो है किया। 4 साल के बाद नौकरी मिल जाना एक बात है साथियों, लेकिन 4 साल के बाद का भविष्य सुरक्षित होना बिल्कुल दूसरी बात है। और यही कारण कि नेपाल सरकार के सामने सिर्फ ये नहीं कि भर्ती खोलना है या नहीं, उसे ये भी सोचना होगा कि अगर नेपाली युवाओं को अग्निपथ के तहत भारतीय सेना में जाने की अनुमति दी जाती है तो उनकी सेवा पूरी होने के बाद उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। यह सिर्फ सैन्य भर्ती का सवाल नहीं, यह रोजगार, युवाओं के भविष्य और नेपाल के राष्ट्रीय नीति से जुड़ा हुआ सवाल है। अब सवाल भारत के सामने भी खड़ा होता है, अगर नेपाल दोबारा गोरखा भर्ती चाहता है तो भारत क्या इसके लिए तैयार है। और यहीं से हमें कहानी के अगले सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंचना होगा। सवाल हमें भारत की तरफ से करना होगा कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। सच भारत के लिए नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया नहीं बल्कि करीब 2 सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सैनिकों की ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गोरखा सैनिकों की बहादुरी, अनुशासन, सैन्य परंपरा ने भारतीय सेना में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन इसके साथ एक व्यवहारिक पहलू भी है। अगर नेपाल से लंबे समय तक नई भर्ती नहीं होती तो इसका असर आने वाले समय में गोरखा रेजिमेंट की मानव संसाधन संरचना और भविष्य की भर्ती पर पड़ सकती है। इसलिए यह मुद्दा भारत के लिए भी संवेदनशील है। हाल के वर्षों में भारत में भारतीय डोमिसाइल वाले गोरखाओं की भर्ती पर भी जोर दिया। 2026 में भारतीय डोमिसाइल गोरखाओं के लिए अग्निपथ भर्ती का प्रक्रिया जारी है, लेकिन नेपाल से आने वाले गोरखा युवाओं का मामला अलग है, क्योंकि यहां सिर्फ भारतीय सेना की भर्ती नीति की बात नहीं, इसके साथ जुड़ा है भारत नेपाल का पुराना सैन्य संबंध, 1947 की व्यवस्था और दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक सहमति। यानी भारत के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारत के लिए सवाल ये नहीं कि गोरखा सैनिक चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि नई अग्निपथ व्यवस्था और पुरानी गोरखा भर्ती परंपरा के बीच संतुलन को कैसे बनाया जाए। और यहीं से कहानी पहुंचती है भारत नेपाल संबंधों के उस पहलू पर जहां सेना, रोजगार और कूटनीति तीनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और यह इस पूरी कहानी का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा। साथियों, अगर हम पूरी चर्चा को और भी देखें कि अग्निवीर के बाद क्या क्या नेपाल का रुख बदल रहा है, इन सारी बातों को लेकर अगर हम बात करें तो साथियों 2026 में इस मुद्दे पर बातचीत की संभावना के संकेत क्यों दिखाई देने लगे। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने जून 2026 में संकेत दिया था कि अगर भारत इस विषय पर बातचीत शुरू करना चाहता है
तो नेपाल चर्चा के लिए तैयार है। इसका मतलब था कि मामला पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, बातचीत की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। अब पोखरा में पूर्व गोरखा सैनिकों का प्रदर्शन इस पुराने मुद्दे को फिर से चर्चा के केंद्र में लाया है, और इसे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। शायद पूरी तस्वीर इससे नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इसके पीछे नेपाल के भीतर दो अलग अलग चिंताएं भी देखी जा रही हैं। एक तरफ नेपाल सरकार की अपनी नीतिगत और राजनीतिक चिंताएं, तो दूसरी तरफ गोरखा समुदाय और युवाओं के सामने रोजगार और बेहतर अवसर का सवाल। यानी सरकार पूछ रही है कि नई व्यवस्था में नेपाली युवाओं का भविष्य क्या होगा, और जमीन पर मौजूद युवा पूछ रहा है कि अगर रोजगार के लिए बाहर जाना है तो इंडियन आर्मी का विकल्प क्यों बंद है, इस विकल्प को क्यों नहीं खोला जा रहा है। यानी कि यह कहना भी अभी जल्दबाजी होगा कि नेपाल ने अपना रुख पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बातचीत की संभावना और जमीन पर उठती आवाजों ने इस मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या भारत और नेपाल इस पुराने विवाद को कोई नए रास्ते के माध्यम से एक कुछ सुझाव इसमें निकाल पाएंगे, क्या कोई नया रास्ता खोल पाएंगे जिसमें दोनों देशों के हित भी सुरक्षित रहे, नेपाली युवाओं के गोरखा भर्ती का रास्ता भी जो है खुल सके। साथियों, इसे समझने के लिए भारत नेपाल संबंधों को सिर्फ सीमा या राजनीति के चश्मे से देखना सही नहीं होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, ऊर्जा, संस्कृति, लोगों की आवाजाही, सुरक्षा जैसे कई क्षेत्र में गहरे संबंध। इन रिश्तों में गोरखा भर्ती का मुद्दा एक अलग तरह का भावनात्मक और सैन्य संबंध जोड़ता है। अब खास बात यह है कि यह मुद्दा ऐसे समय में चर्चा में आया है जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की नेपाल की यात्रा जो है प्रस्तावित है। रिपोर्ट के अनुसार 16 अगस्त को वो नेपाल की यात्रा पे जा रहे हैं, और ऐसे आने वाले दिनों में गोरखा भर्ती का मुद्दा भारत नेपाल बातचीत में महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। सिर्फ यात्रा प्रस्तावित होने के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि इसी दौरान गोरखा भर्ती पर कोई अंतिम फैसला हो पाएगा। किसी भी बड़े फैसले के लिए दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक सहमति जरूरी होगी। फिर भी तस्वीर में एक महत्वपूर्ण बदलाव जरूर दिखाई दे रहा है। एक तरफ नेपाल में पूर्व गोरखा सैनिक फिर से भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी चीज तरफ अगर हम बात करें तो बातचीत की संभावनाएं जो हैं वह बनी हुई हैं, और तीसरी तरफ दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क जारी है। यानी मुद्दा फिर से टेबल पर आ गया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि गोरखा भर्ती कब शुरू होगी, सवाल यह है कि क्या भारत और नेपाल अग्निपथ की नई व्यवस्था को गोरखा भर्ती की पुरानी परंपरा के साथ जोड़ने के लिए कोई रास्ता निकाल पाएंगे। साथियों, अगर भर्ती वापस होती है तो इससे कुछ क्या बदलाव हो पाएगा। अब तक हमने इतिहास, अग्निपथ, नेपाल की चिंता और चाइना वाले जियोपॉलिटिकल एंगल को समझ लिया, लेकिन अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल यह है कि अगर भारत और नेपाल के बीच फिर से सहमति बनती है तो जमीन पर क्या बदलेगा। साथियों, सबसे पहले अगर बदलेगा तो वो होगा रिक्रूटमेंट पाइपलाइन। नेपाल के युवाओं के लिए भारतीय सेना में आवेदन, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का रास्ता फिर से खुल सकता है। इसका मतलब यह भी होगा कि पोखरा और नेपाल के दूसरे इलाकों में जो युवा लंबे समय से करियर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें दोबारा एक स्पष्ट अवसर मिलेगा। दूसरा असर होगा गोरखा यूनिट पर। कई वर्षों से नेपाल से नई भर्ती होने के ना होने के कारण आने वाली पीढ़ियों में नेपाली ओरिजिन रिक्रूट की संख्या संभावित रूप से कम होती जाएगी। अगर भर्ती दोबारा शुरू होती तो इससे डेमोग्राफिक गैप को कुछ हद तक भरा जा सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर शायद विश्वास के ऊपर होगा, क्योंकि कई वर्षों से अटका हुआ एक सेंसिटिव बायलैटरल इश्यू अगर बातचीत से सुलझता है तो दोनों देशों को यह संकेत मिलेगा कि पुराने मतभेद होने के बावजूद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। यानी भर्ती की वापसी सिर्फ कुछ हजार युवाओं के सिलेक्शन नहीं होंगे, यह एक इंस्टीट्यूशनल रीसेट हो सकता है। लेकिन इसके लिए दोनों देशों को सिर्फ रिक्रूटमेंट शुरू करने की घोषणा से आगे जाना होगा, क्योंकि असली परीक्षा भर्ती शुरू होने के बाद होगी। साथियों, अब एक और सवाल यह है कि 4 साल बाद की कहानी कौन तय करेगा। अब इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण अनआंसर्ड क्वेश्चन सामने आता है। मान लीजिए नेपाली युवा अग्निवीर बन गया, 4 साल तक उन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी, डिसिप्लिन सीखा, मिलिट्री स्किल हासिल किया, लेकिन उसके बाद जो जवान रेगुलर कैडर में नहीं चुने जाएंगे उनके लिए अगला चैप्टर क्या होगा। और यही भारत और नेपाल के बीच एक नई तरह की बातचीत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिटर्निंग अग्निवीर सिर्फ पूर्व सैनिक नहीं होंगे, उनके पास फिजिकल ट्रेनिंग, टीम वर्क, टेक्निकल एक्सपोजर और मिलिट्री डिसिप्लिन जैसे स्किल होगी। सवाल यह है कि इन स्किल को नेपाल की इकोनॉमी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्या सिक्योरिटी सेक्टर में उन्हें अवसर मिल सकते हैं? क्या प्राइवेट कंपनीज उनके मिलिट्री एक्सपीरियंस को मान्यता देगी? क्या नेपाल में उनके लिए विशेष एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, या फिर उन्हें सामान्य जॉब मार्केट में ही कंपटीशन करना पड़ेगा। यानी आने वाले समय में डिबेट सिर्फ भर्ती हो या ना हो तक सीमित नहीं रहेगा। अगर भर्ती शुरू होता है तो अगला पॉलिसी क्वेश्चन ये होगा कि रिटर्निंग अग्निवीर को प्रोडक्टिव वर्कफोर्स कैसे बनाया जाए, और शायद यही भारत नेपाल कॉपरेशन का एक नया मॉडल भी बन सकता है।
साथियों, अगर भारत मिलिट्री ट्रेनिंग दे तो नेपाल रिटर्निंग युद्ध के स्किल का इस्तेमाल कैसे करे और दोनों देशों मिलकर यह सुनिश्चित करे कि 4 साल की सर्विस के बाद युवा अपने भविष्य को लेकर खाली हाथ ना खड़ा हो। इसके अलावा एक प्रश्न यह है कि क्या यह मामला सिर्फ गोरखा भर्ती का है। साथियों, हमने कहा कि 1947 की व्यवस्था एक अलग दौर में बनी थी। आज मिलिट्री रिक्रूटमेंट का मॉडल बदल चुका है। नेपाल की इकोनॉमी बदल रही है। युवाओं के एस्पिरेशन यानी कि उनकी आकांक्षाएं जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बदल चुकी है। इसलिए दोनों देशों के सामने सिर्फ पुराने एग्रीमेंट को दोहराने का सवाल नहीं है। सवाल है क्या एक नया अंडरस्टैंडिंग बनाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत की वर्तमान मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स की जो है वो पूरी हो और नेपाल के युवाओं का फ्यूचर को लेकर स्पष्टता हो। और यही जगह है जहां डिप्लोमेसी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर दोनों देश उस मुद्दे को केवल पुराने विवाद की तरह देखेंगे तो बातचीत फिर से अटक सकती है। लेकिन अगर इसे फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप की तरह देखा जाए तो यही विवाद कॉपरेशन का अवसर बन सकता है। और इसका एक और फायदा होगा, भारत और नेपाल के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी डायलॉग को एक प्रैक्टिकल इशू पर आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। यानी गोरखा भर्ती शायद डेस्टिनेशन नहीं, यह एक लार्जर बायलैटरल कन्वर्जन का एंट्री पॉइंट बन सकता है। अब तक की कहानी को जोड़े तो तस्वीर काफी साफ दिखाई दे रही होगी। नेपाल में एक तरफ सरकार और पॉलिसी मेकर के सामने अग्निपथ को लेकर पुराने सवाल है तो दूसरी तरफ पूर्व गोरखा सैनिक और युवाओं का एक वर्ग भर्ती फिर से शुरू करने की मांग कर रहा है। भारत की तरफ से भी नेपाली गोरखा भर्ती को लेकर इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन फाइनल रास्ता बातचीत से निकलेगा। नेपाल को तय करना होगा कि क्या मौजूदा अग्निपथ मॉडल का कोई वर्कबल अरेंजमेंट स्वीकार वो कर सकता है और दोनों देश को यह तय करना होगा कि 4 साल की सर्विस के बाद स्थिति को लेकर क्या फ्रेमवर्क जो है बनाया जा सकता है। तो पूरी जो चर्चा हमने देखी साथियों, इस चर्चा को देखने के बाद अगर भर्ती शुरू नहीं हुई तो क्या हो सकता है, गल्फ या इंडियन आर्मी किसे चुनना जो है सबसे बेहतर होगा, नेपाल सरकार के सामने बड़ा फैसला क्या है और भारत के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, इन सभी के ऊपर चर्चा करने के बाद अंततः आपको याद होगा कि इस वीडियो के शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, अगर गल्फ में काम करने से बेहतर इंडियन आर्मी अग्निवीर है तो फिर नेपाली युवाओं के लिए रास्ता बंद क्यों है। साथियों, पूरी कहानी समझने के बाद इसका जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि यह सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, यहाँ इतिहास है, दो देशों के बीच पुराना सैन्य संबंध है, नेपाल की युवाओं का एस्पिरेशन है, भारत की बदलती मिलिट्री रिक्वायरमेंट पॉलिसी है और दोनों देशों के बीच ट्रस्ट का सवाल भी। आज पोखरा से उठी मांग ने इस पूरे मुद्दे को फिर से सामने ला दिया है। अब आगे क्या होगा यह बातचीत के ऊपर निर्भर करेगा। अगर भारत और नेपाल कोई ऐसा मॉडल तैयार कर लेते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट, सर्विस और पोस्ट सर्विस फ्यूचर तीनों पर स्पष्टता हो तो यह सिर्फ गोरखा भर्ती को वापस लाने का फैसला नहीं होगा, यह दोनों देशों के बीच एक पुराने रिश्ते को नई परिस्थितियों के हिसाब से रीडिफाइन करने का प्रयास होगा। अगर बातचीत फिर से निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती तो यह मुद्दा आगे भी भारत नेपाल संबंधों में बना रहेगा। इसलिए आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं होगा कि गोरखा भर्ती शुरू होगी या नहीं होगी, बल्कि सवाल ये होगा क्या भारत और नेपाल मिलकर गोरखा परंपरा के लिए 21वीं सदी का नया रास्ता बना पाएंगे। और शायद पोखरा में उठी आज की आवाज उसी नए रास्ते की पहली दस्तक है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन ये जरूर बताएं। भारत के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, आप ये भी हमें जरूर बताएं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चर्चा पसंद आया हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।